नमस्कार। मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल कविदेव की रचनाओं, कविता जो शामिल की गई है, उनकी व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह विदित हो कि कविदेव रीतिकालीन काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। जब भी हम रीतिकाल की कविता की बात करते हैं तो कविदेव को बहुत ही आदर के साथ में, सम्मान के साथ में शिखर कवि के रूप में याद करते हैं। तो अब हम हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल कविदेव के जो निश्चित पद्य हैं, उन पद्यों की एक एक करके आपके सामने व्याख्या हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सबसे पहले मूल पद्य का वाचन होगा, तत्पश्चात उसकी विशद व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। कविदेव का जो पहला पद है वो इस तरह से है, इसे ध्यानपूर्वक सुने, तत्पश्चात इसकी विस्तृत व्याख्या भी सुने। पहला जो पद्य है वो इस तरह से है। जाके न काम न क्रोध विरोध न, लोभ छवे नहीं छोक इछाओ, मोह न जाहि रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ते अति चाहो, बानी पुनित जो देव धुनी, रस आरद सारद के गुण गाहो, शील शशि सविता छविता, कविता ही रचे कविता ही सराहो। प्रिय विद्यार्थियों, यह पद्य कविदेव का पद्य है और यह भी आपको विदित है कि जब हम व्याख्या करते हैं तो हम उसको 3 भागों में उस पद्य को बांट लेते हैं, यानी कि उसका वर्गीकरण हम कर लेते हैं। सबसे पहले प्रसंग या सप्रसंग के रूप में हम बात करते हैं तो हम यही लिखें अपने उत्तर में कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित या शामिल कविदेव के पद्य से उद्धृत है, शामिल है, संकलित है। इस पद्यावतरण में कविदेव ने बिल्कुल एकदम शांत भाव में यह बताया है कि कवि जब कविता करता है तो कविता के समय, कविता लिखने के लिए कवि की योग्यता क्या होनी चाहिए, कवि का हृदय कैसा होना चाहिए, कवि का भाव कैसा होना चाहिए, उसकी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए। इन बातों पर बहुत ही सटीक सारगर्भित शैली में कविदेव ने यह बताया है। क्या कहा है? कविदेव कहते हैं कि कवि उसे कहते हैं जिसमें काम का भाव न हो, जाके न काम, न क्रोध विरोध, और न क्रोध हो, न विरोध का, किसी का विरोध करने का भाव हो, लोभ छवे नहीं छोक इछाऊं, और उसमें लोभ का भाव भी ना हो, कोई क्षुब्ध होने का, किसी के ऊपर क्रोधित होने का भाव भी ना हो, मोह न जाहि, किसी पर मोह नहीं होना चाहिए, रहे जग बाहिर, और एक तरह से संसार में निर्लिप्तता का भाव हो, तटस्थता का भाव उसमें होना चाहिए। यह एक अपने आप में कवि में योग्यता होती है और वही व्यक्ति कवि कहलाने योग्य है। इसके अतिरिक्त कवि कहते हैं कि मोल जवाहिर ते अति चाहो, और ये सारी विशेषताएं जिसमें हैं वो एक तरह से जो जवाहरात बनाने वाला है उसकी तरह से वो व्यक्ति हमारे सामने, हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। एक तरह से जौहरी की तरह से वो जिस तरह से जौहरी सोने की या हीरे की परख को जान लेता है, ठीक उसी तरह से कवि में भी ये गुण होने
चाहिए। बानी पुनित जो देव धुनि, रस आरद सारद के गुण गाऊं। और इन सब के अतिरिक्त कवि में कैसी हो, उसकी जो वचन है, उसकी लेखनी है, उसकी बातें हैं, वो पवित्र होनी चाहिए, देववाणी के समान दिव्यता हो, और उसके वचनों में, उसकी वाणी में रसपूर्णता हो, रस से परिपूर्ण हो। और जिस तरह से हम माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ऊपर माँ शारदा का आशीर्वाद हो, इसलिए उसका गुणगान भी हम करें। और चंद्रमा की समान हमारे भीतर शीतलता हो, और वो शीतलता का गुण माँ शारदा ही देती है। शील शशि सविता छविता, और जो तेज है, और जब कविता करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें जो उसका भाव है वो सूर्य की तरह से होना चाहिए, उसमें तेज सूर्य जैसा होना चाहिए। और उसमें शीलता की बात करें तो चंद्रमा जितनी गंभीरता और शीलता होनी चाहिए। कविता ही रचे कविता ही सराहो, और ऐसा व्यक्ति जब कविता लिखता है तो वो कविता अनंत होती है, अपार होती है, और कालजयी कविता के रूप में सामने आती है। तो इस तरह से कवि के भीतर या कविता लिखने के लिए कवि में इन गुणों का समावेश होना चाहिए। यदि ये गुण हैं तो उसकी जो कविता है वो अलौकिक होगी, वो कालजयी कविता के रूप में होगी। और हम ये कह सकते हैं कि आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व जब कवि देव ने ये रचनाएं लिखी, तो आज भी वो कालजयी रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। अन्यथा उस कालखंड के न जाने कितने कवि थे जिन्होंने रचनाएं लिखी, लेकिन वो केवल इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गई, वो लोगों की ज़बान पर कविता नहीं आई। तो यहाँ पर अब विशेष के रूप में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि प्रस्तुत पद्य में कवि के गुणों के बारे में बताया गया है, और ये सच है कि ये गुण यदि कवि में है तो वो कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता बन जाती है। यदि हम इसकी काव्यशास्त्रीय दृष्टि से व्याख्या करें तो इनमें शांत रस का प्रयोग इस पूरे के पूरे पद्य में किया गया है। यदि हम गुणों की बात करें तो माधुर्य काव्य गुण का प्रयोग हुआ है, वैदर्भी काव्य रीति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार एक साथ यहाँ पर उनकी आवृत्ति है। और यदि हम अन्य जो काव्यांग हैं उनकी बात करें तो पद मैत्री है, वर्ण मैत्री है, सरसता है, मधुरता है, और एक रमक और गमक का भाव पूरे पद्य में हमें दिखाई देता है। यदि भाषा की बात करें तो यहाँ ब्रज भाषा की आवृत्ति इस पूरे पद्य में हमें सुनाई देती है, इसमें प्रयुक्त हुई है। तो काव्यशास्त्रीय दृष्टि से लगभग भाषा है, रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, काव्य दोष यदि हैं तो उनकी भी बात की जानी चाहिए। और मूलतः उस पद्य में जिस भाव का समावेश हुआ है उस भाव के समावेशन को भी हमें रखना है। तो इस तरह से ये जो पद्य था इसकी व्याख्या आपके सामने है। अब अगले पद्य की व्याख्या आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और वो अब यहीं पर इस पद्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद।